नमस्ते। भूख लगने पर हम सभी प्रायः दाल चावल या सब्जी रोटी ही तो खाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप अब तक कितने प्रकार की रोटियों का स्वाद ले चुके हैं, तो आप रुमाली, सादी रोटी, बेसनी, नान, बटर नान, शीरमाल, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 प्रकार की रोटियों के नाम गिना सकेंगे। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसे शख्स भी हैं जिनको 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में महारत हासिल है। ऐसे कुशल कलाकार मियां नसीरुद्दीन से हुई मुलाकात और उनसे हुई बातचीत का वर्णन ही लेखिका ने इस पाठ में किया है। इसीलिए इस पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन, जो कि कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले हम लेखिका का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 में गुजरात, पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। भारत पाकिस्तान पर लिखा जिंदगी नामा उनका एक प्रसिद्ध चर्चित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उनकी प्रमुख रचनाएं दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हशमत आदि हैं। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से विभूषित किया गया। मियां नसीरुद्दीन शब्दचित्र उनके हम हशमत नामक संस्मरण से लिया गया है, जिसमें मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। तो पाठ का प्रारंभ होता है जब लेखिका एक दिन जामा मस्जिद के निकट बसे मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। एक साधारण सी, कुछ अंधेरी सी दुकान पर ढेर सारा आटा सनते देखकर उन्होंने सोचा सेवइयों की तैयारी की जा रही होगी। उन्हें उत्सुकता हुई और पूछने पर पता चला कि वह नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन की दुकान थी। मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में कुशल थे। इसीलिए लेखिका ने उन्हें मसीहा कहा है, क्योंकि बच्चों मसीहा कहते हैं देवदूत या संरक्षक को। ईसाई धर्म में यीशु को मसीहा कहा गया है, लेकिन किसी कार्य के लिए अभिषिक्त व्यक्ति को भी मसीहा कहते हैं। और मियां नसीरुद्दीन नानबाइयों के मसीहा इसीलिए कहे गए क्योंकि वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में पारंगत थे। तो जब लेखिका ने देखा तो मियां दुकान के अंदर चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभवों की झलक थी। उनकी आंखों में चतुराई और चुस्ती की चमक थी। मियां ने लेखिका को ग्राहक समझा और कहा, फरमाइए, मतलब क्या लेना चाहती हैं? लेकिन लेखिका को कुछ लेना तो था नहीं। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपको वक्त हो तो। मियां ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाकर कहा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा। बेटा, पंचहजारी अंदाज से मतलब बड़े सेनापतियों जैसे अंदाज से है। मुगल काल में 5000 सैनिकों के नायक को पंचहजारी कहते थे। तो जो अभिमान व अकड़ उसमें होती थी, कुछ ऐसा ही अंदाज मियां नसीरुद्दीन के जवाब देने का था। फिर मियां को लगा कि लेखिका कहीं अखबार नवीस यानी पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि पत्रकारों को मियां निठल्ला, बेकार का व्यक्ति समझते थे। उन्हें लगता था कि पत्रकारों को कोई काम ही नहीं होता। लेखिका ने उनसे पूछा कि उन्होंने 56 प्रकार की रोटी बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। मियां ने लेखिका को बड़े गौर से देखा और बोले,
हुनर सीखने मीनाकार, रफूगर, रंगरेज या तंबोली के पास थोड़े ही जाएंगे। हम खानदानी नानबाई हैं। जो कुछ सीखा अपने वालिद यानी पिताजी से सीखा। वो बताते हैं कि उनके पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से मशहूर थे और उनके दादा मियाँ कल्लन भी आला दर्जे के नानबाई थे। जब लेखिका पूछती हैं कि आपको अपने पिता या दादा की कोई नसीहत याद हो तो इस पर मियाँ कहते हैं कि काम नसीहतों से नहीं, लगन और मेहनत से आता है। जैसे पढ़ाई उर्दू में अलिफ यानी अ से शुरू होती है, फिर कच्ची पक्की कक्षाओं से होता हुआ बच्चा पहली तक पहुंचता है। कच्ची पक्की मतलब नर्सरी केजी से क्लास 1 में पहुंचता है। ठीक वैसे ही किसी भी काम या कला को सीखने के लिए उससे जुड़े हर छोटे बड़े काम स्वयं करने पड़ते हैं। जैसे कोई सीधे डिग्री नहीं हासिल करता, वैसे ही उन्होंने भी भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना, बर्तन धोना सारे काम किए। यही नहीं, उन्होंने खोमचा भी लगाया। वे कहते हैं तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, यानी शिक्षा का अनुपालन करना बड़ी बात होती है। लेखिका उनसे अन्य नानबाइयों के बारे में पूछती है तो वे बड़े गर्व के साथ बताते हैं, नानबाई तो बहुत हैं, पर खानदानी नानबाई वही हैं। उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के नानबाई रहे हैं। वे एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्ग से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से, यानी न आग में बनाई जाए और न ही स्टीम से पकाई जाए। उनके बुजुर्ग ने ऐसी अनोखी चीज़ बनाई और बादशाह सलामत को बहुत पसंद आई। वे अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेकिन लेखिका ने जब उनसे उस पकवान का नाम पूछा, उसने उन बादशाह सलामत का नाम और उनका शासनकाल जानना चाहा, तो मियाँ लेखिका की बातों को टालने लगे। मतलब उन्होंने उसका उत्तर दिया ही नहीं और लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश देने लगे। अब लेखिका उनसे उनके कारीगरों के बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि वे अपने कारीगरों को 2 रुपये मन आटे की मजदूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। यानी वो अपने कारीगरों का शोषण नहीं करते, उन्हें पूरा सम्मान और मजदूरी देते हैं। लेखिका अंत में उनसे रोटियों की विभिन्न किस्में जानना चाहती है तो वे शीरमाल, बाकरखानी, बेसनी, रुमाली, तुनकी कुछ एक के नाम गिनाते हैं और बताते हैं कि तुनकी रोटी पापड़ से भी महीन होती है। इसके साथ ही उनका दर्द उभर आता है। पिछला ज़माना याद करते हुए वे कहते हैं कि आजकल वो कद्रदान ही नहीं रहे। आज लोग जल्दी बनने वाली रोटियों को महत्व देते हैं। आज तंदूरी का ज़माना है। उनके दर्द की इसी अभिव्यक्ति के साथ ही पाठ समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ की भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है, जिसमें उर्दू शब्दों का अधिकायत से प्रयोग हुआ है। बहुत प्रयोग है उर्दू शब्दों का। जगह जगह मुहावरे भी आए हैं, है ना। और इस पाठ के जो प्रमुख चरित्र हैं मियाँ नसरुद्दीन, उनकी चारित्रिक विशेषताएं अब हम देख लेते हैं। पाठ के प्रमुख चरित्र मियाँ नसरुद्दीन में सबसे पहली विशेषता है कि वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं। लेखिका जब उनसे मिलती है तो वे उनके सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ देते हैं और वे रोटियां बनाने की कला बहुत मेहनत और लगन से सीखते हैं। इसका मतलब वो परिश्रमी हैं। वे अपनी
व्यवसाय को, अपनी रोटियां बनाने की कला को बहुत लगन के साथ सीखते हैं, तो उन्हें अपने पेशे से, अपने व्यवसाय से एक लगाव है। और बच्चों, जब काम से लगाव होता है, उसमें रुचि होती है, तो व्यक्ति उस क्षेत्र में सफलता ज़रूर हासिल करता है, वो सफलता की बुलंदियों तक पहुंचता है। ऐसे ही मियां नसरुद्दीन भी अपनी कला को एक साधना करते हैं कला की, और वो अपने व्यवसाय से बहुत ही अधिक जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही वो अपने शागिर्दों का, यानी जो उनके शिष्य हैं, उनका शोषण नहीं करते, उनको मजदूरी देते हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं। और उनके अंदर एक दर्द भी है कि आज लोग कला के कद्रदान नहीं हैं, वे जल्दी बनने वाले भोजन को महत्व देते हैं। तो अब आ जाते हैं इस पाठ के संदेश पर, क्योंकि हर पाठ जो हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कुछ हमें सीख देता है, शिक्षा देता है। तो ये पाठ भी हमें शिक्षा देता है, ये संदेश देता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कार्य के प्रति हमारा समर्पण ही उसे महत्वपूर्ण बनाता है। अतः हमें अपना कार्य ईमानदारी और परिश्रम से करना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस पाठ का सार, चरित्र की विशेषताएं, जो उसमें प्रमुख चरित्र है उनकी विशेषताएं, और पाठ का संदेश पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा। तो मैं समझती हूँ इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने में भी आप पूर्ण सक्षम होंगे। धन्यवाद।